अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हम हाइड्रेशन एनर्जी को डिस्कस कर रहे थे और मैंने कहा था कि अगर हम 1 मोल गैसियस आयंस को वाटर में डिसॉल्व करके इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए तो वहाँ पे जो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी। मीन कोई भी गैसियस आयन हो, अगर 1 मोल क्वांटिटी को वाटर में डिसॉल्व करें और इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाएं तो वहां पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो एनर्जी रिलीज होगी या एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। मोस्टली एनर्जी रिलीज होती है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बेसिकली कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। मीन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड when 1 mole of gaseous ions are dissolved in water to form infinite dilute solution is called hydration energy। और फिर अगर आपको याद हो, मैंने 3 फैक्टर्स आपके साथ डिस्कस किए थे। फर्स्ट फैक्टर था साइज ऑफ आयन, सेकंड फैक्टर था चार्ज ऑफ आयन या अमाउंट ऑफ चार्ज, और थर्ड फैक्टर था नेचर ऑफ आयन। और इन जनरल मैंने आपसे ये बात डिस्कस की थी कि हाइड्रेशन एनर्जी चार्ज डेंसिटी डिपेंडेंट है। जितनी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा होगी इतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और जितनी चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम होगी हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। और फिर हमने ट्रेंड की बात की थी, वेरिएशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी अलोंग ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया था। और अलोंग ग्रुप के बारे में मैंने कहा था कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस अलोंग ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल। रीजन क्या बताई थी, क्यों पीरियोडिक टेबल में अलोंग पीरियड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। रीजन ये थी कि जब हम अलोंग ग्रुप मूव करते हैं तो अमाउंट ऑफ चार्ज आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेम रहेगा, लेकिन साइज इंक्रीज करता जाता है। क्योंकि चार्ज में कोई चेंज नहीं आ रही, चार्ज सेम है, साइज इंक्रीज कर रहा है, सो चार्ज डेंसिटी डिक्रीज करेगी। और अगर चार्ज डेंसिटी डिक्रीज हो रही हो तो ऑब्वियसली हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। सो अलोंग ग्रुप मैंने कहा था कि हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। अच्छा, अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी अलोंग पीरियड। अलोंग ग्रुप हमने कल डिस्कस कर लिया था, आज अलोंग पीरियड ये वेरिएशन डिस्कस करते हैं। और अगर हाइड्रेशन एनर्जी अलोंग ग्रुप डिक्रीज होती है तो अलोंग पीरियड इसने ऑब्वियसली क्या होना है, इंक्रीज होना है। सो हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग पीरियड इन पीरियोडिक टेबल फॉर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो सेम से है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन से है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी मीन ऐसी स्पीशी जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम हो, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी कहा जाता है। लेकिन ये रीजन क्या है, व्हाई हाइड्रेशन एनर्जी इंक्रीजेस अलोंग पीरियड इन पीरियोडिक टेबल। Why hydration energy increases along period in periodic table? When we move along period mean from left to right in periodic table, amount of charge or quantity of charge increases while atomic size decreases। यानी जब हम along period मूव करते हैं चार्ज इंक्रीज करता है और आयन का साइज डिक्रीज करता है। चार्ज के इंक्रीज होने से और साइज के डिक्रीज होने से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है, और चार्ज डेंसिटी के इंक्रीज होने से हाइड्रेशन एनर्जी भी इंक्रीज होती है। तो मेरे ख्याल में आपको आंसर समझ आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि when we move along period mean from left to right in periodic table, the amount of charge increases while size of ion decreases. So charge density increases. So charge density increases. That's why hydration energy of ions increases along period in periodic table. अच्छा, अब बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी की। एक तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ऐसी सब्सटेंस जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में सेम हो उनको कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी।
मीन दो स्पीशीज दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने हैं, सिर्फ वैलेंस नहीं देखने बल्कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल में 3 आयन्स लेते हैं। सोडियम आयन, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट, number of protons present in the nucleus of an atom is called atomic number. So अगर हम सोडियम की बात करें, न्यूट्रल एटम की बात करें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 11। लेकिन न्यूट्रल एटम से सोडियम +1 में कैसे चेंज होगा? जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। सोडियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 11। तो सोडियम आयंस में कितने हैं? 10। जबकि मैग्नीशियम की अगर हम बात करें, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है। एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम इज 12। सो मैग्नीशियम एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और मैग्नीशियम एटम से मैग्नीशियम +2 आयन कैसे बनेगा? जब हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करेंगे। तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 12, 2 रिमूव कर दिए, बाकी कितने बच गए? 10। इट मीन सोडियम मोनोपॉजिटिव आयन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। सो न्यूट्रल एटम में, एल्यूमिनियम न्यूट्रल एटम में 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये न्यूट्रल एटम से +3 फॉर्म में कैसे चेंज होगा? जब हम इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे। तो अब 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, 3 रिमूव कर दिए, बाकी कितने बच गए? 10। इट मीन इन तीनों आयंस में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो इनको हम कह सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, मीन इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में सेम है। एक क्वेश्चन अराइज होता है और ये अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि व्हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द following ions are in the following order। उनमें इन्हीं आयंस को हम लेंगे। जैसे सोडियम मोनोपॉजिटिव आयन है, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन है और एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव आयन है। व्हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फॉलोइंग आयंस आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर। अगर आपको याद हो तो हाइड्रेशन एनर्जी के 3 फैक्टर्स मैंने आपके साथ लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। एक साइज, सेकंड चार्ज और थर्ड नेचर। नेचर में मैंने आपके साथ 2 बातें शेयर की थी कि वो आयन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये तीनों आयन पॉजिटिव हैं, कोई इनमें से नेगेटिव आयन नहीं है। इट मीन नेचर ऑफ आयन का यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो बाकी कितने फैक्टर्स बन रहे हैं? 2 फैक्टर्स बच रहे हैं हमारे पास। क्या चार्ज में कोई डिफरेंस है? एल्यूमिनियम का चार्ज +3 है, सोडियम का चार्ज +1 है। इसमें चार्ज डिफर कर रहा है। क्या साइज इनका सेम होगा या डिफरेंट होगा? ऑब्वियसली साइज भी डिफरेंट है। इट मीन यहाँ पे 2 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जीज का ये ऑर्डर बन रहा है। एक तो अमाउंट ऑफ चार्ज और सेकंड है दैट इज साइज ऑफ आयन। पहली बात, हाइड्रेशन एनर्जी डिपेंड किस पे करती है? चार्ज डेंसिटी पे। हाइड्रेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। और चार्ज डेंसिटी किस पे बेस करती है? चार्ज और साइज पे। जितना चार्ज ज्यादा होगा और जितना साइज स्मॉल होगा, जितना चार्ज ज्यादा होगा और जितना साइज स्मॉल होगा, तो इतनी ही हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी। क्यों हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी? क्योंकि चार्ज के इंक्रीज होने से और साइज के डिक्रीज होने से चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होती है। और जब चार्ज डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो अब एल्यूमिनियम आयन का साइज इन तीनों में से स्मॉलर साइज है और सोडियम आयन का साइज इन तीनों आयन में से लार्जर साइज है। एल्यूमिनियम आयन का चार्ज ज्यादा है और साइज स्मॉल है। एल्यूमिनियम आयन का चार्ज ज्यादा है और साइज स्मॉल है। अगर आपको याद हो मैंने चार्ज डेंसिटी क्या बताई थी? चार्ज डेंसिटी मीन चार्ज टू साइज रेशो। चार्ज टू साइज रेशो मीन चार्ज डिवाइडेड बाय साइज।
चार्ज डिवाइडेड बाय साइज, यानी इस रेशो को चार्ज डेंसिटी कहा जाता है। तो एल्यूमिनियम का चार्ज ज्यादा है और साइज स्मॉल है, सो इसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। सोडियम का चार्ज कम है और साइज लार्ज है, सो इसकी चार्ज डेंसिटी इन तीनों में से कम होगी। तो जितनी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी इतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जितनी चार्ज डेंसिटी कम होगी तो हाइड्रेशन एनर्जी भी कम होगी। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है? Hydration energies of ions depend upon charge densities of ion. Hydration energies of ions depend upon charge densities of ion. Greater the charge density, greater the charge density of ion, higher will be its hydration energy. Greater the charge density of ion, higher will be the hydration energy, या higher will be its hydration energy. Charge to size ratio, charge to size ratio means charge density of aluminium ion, charge density of aluminium ion is maximum due to greater charge, due to greater charge and smaller size, while charge density of sodium ion is least due to smaller charge and larger size. बात समझ आ रही है? दोबारा सुन लें. Hydration energies of ions depend upon charge densities of ion. Greater the charge density of ion, higher will be its hydration energy. Charge density of aluminium ions is maximum due to greater charge and smaller size, while charge density of sodium ion is smaller due to smaller charge and larger size. That's why hydration energy of these isoelectronic ions are in the following order. That's why hydration energy of these isoelectronic ions, the isoelectronic species are in the following order. ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, तो मेरे ख्याल में आपको बात समझ आ गई होगी. अच्छा, अब बात करते हैं पीरियोडिक रिलेशनशिप की. पीरियोडिक रिलेशनशिप इन कंपाउंड्स, इनमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स को जरा हम डिस्कस करते हैं. सबको तो डिस्कस करना मुश्किल है. एलिमेंट्स के जो डेरिवेटिव्स हैं, मीन जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, उनको जरा डिस्कस करते हैं. उनमें हमने कौन कौन से कंपाउंड्स को डिस्कस करना है? नंबर 1 हैलाइड्स, नंबर 1 हैलाइड्स, नंबर 2 हाइड्राइड्स, नंबर 3 ऑक्साइड्स. ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपके सिलेबस में इन तीन की डिटेल मौजूद है. और भी बहुत सारे इस तरह के कंपाउंड्स हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ इन्हीं तीन डिफरेंट तरह के डेरिवेटिव्स को हमने डिस्कस करना है. मजीद कौन से हो सकते हैं? कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, इसी तरह नाइट्रेट्स हो सकते हैं, नाइट्राइट्स हो सकते हैं, सल्फाइड्स हो सकते हैं, सल्फेट्स हो सकते हैं. ये बहुत ज्यादा इस तरह के डेरिवेटिव्स बनते हैं, लेकिन हमने जिन पे फोकस करना है वो कितने हैं? 3. यानी हमने कौन कौन से कंपाउंड्स को डिस्कस करना है, कौन कौन से एलिमेंट्स डेरिवेटिव्स को डिस्कस करना है? हैलाइड्स, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स. इन तीन डेरिवेटिव्स को हमने डिस्कस करना है. इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं. Adam Jeffrey, the legend. इस सब को मैसेज कर रखना, थ्रेड कर रखना, थ्रेड ये पूरा मैसेज कर रहा है एवरीवन को. करना है आपको, करें मुझे करें. ये देखना पहले भी कोई मैसेज आते वो दोबारा स्टार्ट हुए से एज शुजा फलाना फलाना थ्रेड कर रहे हैं, सारे तो थ्रेड कर रहे हैं.
मैंने निकला आपके साथ ठीक है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब स्टार्ट लेते हैं हैलाइट से। अच्छा, एक जनरल सी स्टेटमेंट आपसे शेयर करता हूं जिससे आपको डिफरेंट डेरिवेटिव्स ऑफ एलिमेंट्स को डिफाइन करने में आसानी होगी। अब ये जनरल स्टेटमेंट क्या बनती है? The binary compound of dash with other element of the periodic table are called dash। यानी एक जनरल स्टेटमेंट है जिसको आप चेंज कर सकते हैं फॉर हैलाइड्स, फॉर हाइड्राइड्स एंड फॉर ऑक्साइड्स। ये स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूं। द बाइनरी कंपाउंड ऑफ डैश विद अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड डैश। फॉर एग्जांपल, हम हैलाइड्स को डिफाइन करना चाह रहे हैं। हैलाइड हैलोजन से है, यानी हैलोजन का कोई डेरिवेटिव हो सकता है। हाइड्राइड्स हाइड्रोजन से है, मीन हाइड्रोजन का डेरिवेटिव हो सकता है। ऑक्साइड्स ऑक्सीजन से है, मीन किसका डेरिवेटिव हो सकता है? ऑक्सीजन का। तो पहले हैलाइड की बात करते हैं कि हैलाइड के लिए ये स्टेटमेंट क्या बनेगी कि अगर हमें हैलाइड्स को डिफाइन करना है तो फर्स्ट ब्लैंक में क्या लिखेंगे? हैलोजन। फर्स्ट ब्लैंक में हैलोजन लिखेंगे। अगर हमें हाइड्राइड को डिफाइन करना है तो हम फर्स्ट ब्लैंक में हाइड्रोजन लिखेंगे, और अगर ऑक्साइड्स को डिफाइन करना है तो हम ऑक्सीजन लिखेंगे। फॉर एग्जांपल, हैलाइड्स के लिए हम स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं। हैलाइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? The binary compounds of halogen, the binary compounds of halogen with other elements of the periodic table are called halides. The binary compounds of halogen with other elements of the periodic table are called halides. तो हाइड्राइड्स को फिर कैसे डिफाइन करेंगे? The binary compounds of hydrogen, the binary compounds of hydrogen with other elements of the periodic table are called hydrides. तो ऑक्साइड्स की स्टेटमेंट क्या बनेगी? The binary compounds of oxygen with other elements of the periodic table are called oxides. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने इन तीन डिफरेंट डेरिवेटिव्स के लिए मैंने एक टर्म यूज की है, बाइनरी कंपाउंड। बाई किसे कहते हैं? बाई टू से है। बाइनरी कंपाउंड मीन ऐसा कंपाउंड जिसमें टू एलिमेंट्स हो। एटम्स हमने नहीं देखने, एटम्स को काउंट नहीं करना। बाई मीन टू, सो टू एलिमेंट्स होने चाहिए, ना कि एटम्स। आप देखेंगे मिसाल आगे में एग्जांपल्स में आपको मैं बताऊंगा कि यानी बाइनरी कंपाउंड का मतलब क्या है। तो अभी सिर्फ ये बात ध्यान में रखें कि बाइनरी कंपाउंड मीन ऐसा कंपाउंड जो दो एलिमेंट्स के मिलने से बना है, जो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। एटम्स उनके जितने मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं हैलाइड्स से। तो हैलाइड्स की स्टेटमेंट मैंने आपसे अभी शेयर की। कैसे डिफाइन करेंगे? द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हैलोजन विद अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, the binary compounds of halogen with other element of the periodic table are called halides. अब ये जो halides हैं इनको तीन टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। किस बेस पे डिवाइड किया जाता है? On the basis of nature of bonding. On the basis of nature of bonding, halides are divided into three types. यहाँ पे जरा एक बात समझ लेते हैं। मैंने कहा कि halides क्या है? बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड मीन दो डिफरेंट एलिमेंट्स के मिलने से बने हैं। अब दो डिफरेंट एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक एलिमेंट तो स्पेसिफाई है, कौन सा होगा? हैलोजन। एक हैलोजन होगा, कोई सा भी हैलोजन हो सकता है। और दूसरा एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। मीन एक एलिमेंट हैलाइड्स में हैलोजन होगा और दूसरा पीरियोडिक टेबल का कोई सा एलिमेंट होगा अदर देन हैलोजन। क्योंकि अगर एक हैलोजन है तो दूसरा भी हैलोजन नहीं हो सकता, दूसरा एलिमेंट अदर देन हैलोजन होना जरूरी है। अब अगर नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेस पे क्लासिफाई करें तो हैलाइड्स में मैंने कहा दो डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, एक हैलोजन होगा और दूसरा हैलोजन के अलावा कोई सा भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल का। अब हैलोजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान बॉन्डिंग डिफरेंट तरह की हो सकती है। हैलोजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान आयनिक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं,
कोवेलेंट बॉन्ड्स भी हो सकते हैं और इन बिटवीन मीन इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। मीन जो हैलाइड्स हैं उनमें हैलोजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान या तो आयनिक बॉन्डिंग होगी या कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी या इन बिटवीन मीन इंटरमिक्सिंग कुछ मिक्स्ड कैरेक्टर्स होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बॉन्डिंग तो तीन तरह की होगी, आयनिक, कोवेलेंट एंड मिक्स्ड। तो इसी बॉन्डिंग के बेस पे हैलाइड्स को तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं और वो तीन टाइप्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट टाइप को कहा जाता है आयनिक हैलाइड्स, सेकंड टाइप को कहा जाता है कोवेलेंट हैलाइड्स और थर्ड टाइप को कहा जाता है पॉलीमेरिक हैलाइड्स या इंटरमीडिएट हैलाइड्स भी कहा जाता है। So on the basis of nature of bonding, halides are divided into three types: ionic halides, covalent halides and polymeric halides. अब जरा इनको वन बाय वन पहले डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। मिसाल के तौर पे आयनिक हैलाइड्स की बात करते हैं। हैलाइड तो मैंने जनरल आपसे क्या शेयर किया कि एक कौन सा एलिमेंट होगा, हैलोजन, और दूसरा कोई सा पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट। अगर उन दो एलिमेंट्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड हुआ तो उस हैलाइड को क्या नाम देंगे? आयनिक हैलाइड। और अगर हैलोजन और दूसरे एलिमेंट के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड हुआ तो उस हैलाइड को कोवेलेंट हैलाइड कहेंगे। और अगर इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज हैं तो मिक्स्ड या इंटरमीडिएट या पॉलीमेरिक हैलाइड फिर उसको कहेंगे। सो आयनिक हैलाइड्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दोज हैलाइड्स, आयनिक हैलाइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? दोज हैलाइड्स in which there is present ionic bond, किसके दरमियान आयनिक बॉन्ड होगा? हैलाइड में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एक तो हैलोजन है और दूसरा पीरियोडिक टेबल का कोई सा भी एलिमेंट अदर देन हैलोजन होगा। So those halides in which there is present ionic bond between halogen and other element of the periodic table are called ionic halides. मेरे ख्याल में अब इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो कोवेलेंट हैलाइड्स को कैसे डिफाइन करेंगे? Those halides in which there is present covalent bond between halogen and other element of the periodic table are called covalent halides. So इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि those halides in which there is present ionic bonding between halogen and other element of the periodic table are called ionic halides. तो कोवेलेंट हैलाइड्स कौन से हैं? Those halides in which there is present covalent bonding between halogens and other elements of the periodic table are called covalent halides. तो पॉलीमेरिक कौन से होंगे? ऐसे हैलाइड्स जिनमें इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स होते हैं। किस किस के इंटरमीडिएट, किस किस के इन बिटवीन प्रॉपर्टीज होंगी? आयनिक हैलाइड्स और कोवेलेंट हैलाइड्स, उनको पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहले आयनिक हैलाइड्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टीज में पहले फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं। तो आयनिक हैलाइड्स के बारे में क्या कह सकते हैं? अगर आपको याद हो, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि जो फिजिकल स्टेट है, सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट्स, ये डिपेंड करती है स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन पे। और जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग होंगी इतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा और वो सब्सटेंस सॉलिड होगी। और जितनी अट्रैक्टिव फोर्सेस वीक होंगी इतना मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, वो सब्सटेंस लिक्विड या गैस हो सकती है, लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगी। अब अगर बॉन्डिंग की बात करें या बॉन्ड्स की बात करें तो आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होता है। आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज्यादा है। अगर आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट से ज्यादा स्ट्रांग है, इट मीन अट्रैक्शन आयनिक हैलाइड्स में स्ट्रांग होगी या कोवेलेंट हैलाइड। इनको जरा कंपेयर कर लेते हैं। अगर आयनिक हैलाइड्स में आयनिक बॉन्डिंग है, मीन स्ट्रांग अट्रैक्शन होगी, तो कोवेलेंट हैलाइड्स में कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो रिलेटिव टू आयनिक हैलाइड्स कोवेलेंट हैलाइड्स की बॉन्डिंग या अट्रैक्शन वीक होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आयनिक सॉलिड की क्या होगी? क्योंकि अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है तो कौन सी स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? सॉलिड स्टेट में। सो क्या कह सकते हैं? दे आर यूजुअली सॉलिड्स। आयनिक हैलाइड्स आर यूजुअली सॉलिड्स। क्यों सॉलिड्स होते हैं? रीजन मैंने आपसे शेयर कर ली है कि अट्रैक्शन स्ट्रांग है, आयनिक बॉन्ड मौजूद है। सेकंड प्रॉपर्टी,
अब सॉलिड हैं, दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो क्रिस्टलाइन होंगे या एमॉर्फस होंगे। बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो हार्ड है और क्रिस्टलाइन नेचर है, सो क्या कहेंगे कि दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, दे आर हार्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगर इनमें अट्रैक्शन स्ट्रांग है, आयनिक बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, सो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा। सो क्या कहेंगे कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिर फर्दर आप कह सकते हैं दे आर लेस वोलाटाइल इन नेचर, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो वोलेटिलिटी कम होगी, और अगर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वोलेटिलिटी ज्यादा होगी। इट मीन ये क्या होते हैं, लेस वोलाटाइल होते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। दे आर usually soluble in water. Most of the ionic halides are soluble in water. Mostly जो ionic halides हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व नहीं होते, यानी they are usually soluble in water, या most of the ionic halides are soluble in water. अब जरा कंडक्टिविटी की बात कर लेते हैं, तो क्या ये कंडक्टर होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे? अगर हम आयनिक हैलाइड्स को मोल्टन या एक्वियस फॉर्म में लें, मोस्टली एक्वियस फॉर्म में, ये क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो क्या कहेंगे, दे आर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वियस स्टेट, दे आर गुड कंडक्टर या दे आर कंडक्टर इन aqueous state. Aqueous state means solution of that substance in water. उसके बाद इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या हो सकता है? मसलन हैलाइड्स में हैलोजन डिफर कर सकते हैं। कौन कौन से हैलोजन हैं? हैलोजन कौन से एलिमेंट्स को हम कहते हैं? मसलन फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटीन भी है, लेकिन उसको हम डिस्कस नहीं करते, रेडियोएक्टिव नेचर है और रेयर है, इस वजह से हम आयोडीन तक डिस्कस करते हैं। तो क्या फ्लोरीन के हैलाइड का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा या आयोडीन का ज्यादा होगा? तो ऑब्वियसली फ्लोरीन का ज्यादा होगा। एक तो फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है। सो फ्लोराइड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्लोराइड्स से ज्यादा होगा, क्लोराइड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ब्रोमाइड्स से ज्यादा होगा, ब्रोमाइड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयोडाइड्स से ज्यादा होगा। रीजन मैंने बताई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड साइज। फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, आयोडीन का साइज लार्ज है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इस वजह से ये डिफर करते हैं। अच्छा, अब अगर बात करें कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं, कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए, एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकंड ए फॉर्म आयनिक हैलाइड्स, यानी अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं। ये क्यों आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं? इनकी ये नेचर किस वजह से है? एक तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, यानी अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम है। क्यों आयोनाइजेशन एनर्जी कम है? बिकॉज ऑफ लार्जर साइज, यानी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लार्जर साइज है, लो आयोनाइजेशन एनर्जी है, और इसी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने की वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं, और इस वजह से ये आयनिक हैलाइड्स बन जाते हैं। तो ये रीजन है कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों जो है ये आयनिक हैलाइड्स बनाते हैं। अब जरा बात करते हैं कोवेलेंट हैलाइड्स की। पहले स्टेट की बात करते हैं। अगर आपस में कंपेयर करें तो मैंने कहा कि कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से वीक है, कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड से वीक है। सो कुछ कोवेलेंट हैलाइड्स गैसेस हैं, कुछ कोवेलेंट हैलाइड्स लिक्विड्स हैं, और कुछ सॉलिड्स हैं, लेकिन ज्यादातर जो कोवेलेंट हैलाइड्स हैं वो क्या है, सॉलिड्स हैं। तो क्या कह सकते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी कोवेलेंट हैलाइड्स की क्या डिस्कस कर सकते हैं? सम ऑफ द कोवेलेंट हैलाइड्स, या डायरेक्ट ऐसे भी कह सकते हैं, some are gases, some are liquids, but
majority are solids. Some are gases, some are liquids, but majority are solid. तो इसमें जो कि गैसेस और लिक्विड की फॉर्म में है, इस वजह से हमें इधर क्रिस्टलिनिटी, मीन, अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन नेचर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो अगर हम कोवेलेंट हैलाइड्स को आयनिक हैलाइड्स से कंपेयर करें तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आयनिक हैलाइड्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। सो क्या कहेंगे, दे हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट देन आयनिक हैलाइड्स, या they have lower melting and boiling point than the melting and boiling point of ionic halides. Solubility की बात करते हैं, ये मोस्टली कौन से सॉल्वेंट में सॉल्युबल हैं? ये मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होते हैं। Most of the covalent halides are soluble in organic solvents. और ये क्या है, नॉन कंडक्टर है। ये नॉन कंडक्टर है, क्या कह सकते हैं, they are non-conductor of heat and electricity. They are non-conductor of heat and electricity. और चूंकि ये नॉन पोलर नेचर के हैं तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो नॉर्मली पोलराइजेबिलिटी पे बेस करती है। चूंकि ये नॉन